कोलकाता के स्ट्रैंड रोड पर एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। आग इमारत की 13वीं मंजिल पर लगी और देखते ही देखते वहां से भीषण लपटें निकलने लगी। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। आपको बता दें कि आग की वजह से इलाके के आसपास गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। हालांकि बाद में इमारत के अंदर की लिफ्ट से 5 शव बरामद हुए, जबकि 2 शव लिफ्ट के बाहर मिले। घटना की खबर पाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हादसे की जगह पहुंची और वहां उन्होंने पीड़ित परिवारों को 10 लाख रुपए के मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें कि किस तरह से आग के बाद अफरा तफरी मची और खुद परिवार से मिलने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर पहुंची और 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। और इसके बाद ममता बनर्जी अस्पताल भी पहुंची, जहां पर शवों को लाया गया था। जिस इमारत में आग लगी उसमें पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे का जोनल ऑफिस है और इसके साथ ही एक कंप्यूटराइज्ड टिकट बुकिंग केंद्र भी है। जिस वक्त इमारत में आग लगी वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इमारत में भड़कती आग पर काबू कैसे पाया जाए। कोलकाता के स्ट्रैंड रोड में ये ईस्टर्न रेलवे की बिल्डिंग में लगी आग के 13वें मंजिल में ये जो आग लगी थी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पर रात को पहुंची और हालात का जायजा लेने के बाद जो मरने वाले हैं उनके परिवार को 10 लाख के मुआवजे की घोषणा की। यहाँ पर लिफ्ट के भीतर से 5 शव बरामद हुए हैं, लिफ्ट के बाहर से 2 शव बरामद हुए हैं। मरने वालों में पुलिस का एक SI RPF के लोग भी शामिल हैं। एक व्यक्ति की अब तक जो है वो पहचान नहीं मालूम है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये बताया है कि 2 लोग और थे जिनकी तलाश अभी तक जारी है। तो संभव है कि मरने वालों की संख्या बढ़ जाए। यहाँ पर दमकल कर्मी मौजूद हैं। कई घंटों की मशक्कत के बाद ये आग लगभग 6 बजे लगी है शाम को, जिसके बाद कई घंटों के मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण तो पाया गया है। आज ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमारे जो न्यू कोयला घाट की ऑफिस बिल्डिंग है उसमें ये फायर की घटना हुई। करीबन 6 बजे के आसपास में ये फायर डिटेक्ट हुआ। तो उसके बाद इमीडिएटली वहाँ पर जो हमारा RPF और रेलवे स्टाफ है उन्होंने जो वहाँ पे ऑफिस में ये 13th फ्लोर में ये फायर इंसिडेंट हुआ था, तो वहाँ से सभी स्टाफ को निकालने की कोशिश की और ज़्यादातर स्टाफ को वहाँ से सकुशल निकाल लिया गया। आग बुझाए जाने के बाद वहां कई पीड़ित परिवार अपनों की तलाश में भटकते हुए दिखाई दिए। एक लड़का तो अपने पिता को कई घंटों से तलाशता हुआ नजर आया। कोलकाता के स्ट्रैंड रोड में लगी आग के बाद कई परिवार यहाँ अब भी बिल्डिंग के नीचे कई घंटों से मौजूद हैं, जो अपने परिवार के लोगों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक बेटे हैं जो अपने पिता को खोजने यहाँ पर आए हैं। आपके पिता यहाँ पर काम करते थे? हाँ, काम करते हैं। आप उनको खोजने आए हैं? हाँ, खोजने तो जरूर आए हैं। क्या काम करते हैं यहाँ पर? वो सीनियर टेक हम लोग मेंटल स्टेट में नहीं है, काइंडली छोड़िए। यहाँ पर परिवारजन जो है, जो लोग यहाँ पर फंसे हुए थे, वो अपने जो लोग हैं यहाँ पर फंसे उनको ढूंढने के लिए आए हैं। कई घंटों का इंतज़ार कर चुके हैं। कई लोग उनको जो है दुखद खबर मिल चुकी है, शव मिल चुके हैं, लेकिन कई अब भी जो परिवारजन हैं उनके इंतज़ार में है। इस बीच मौके पर पहुंची ममता बनर्जी ने आरोप लगा दिया कि जिस बिल्डिंग में आग लगी वो रेलवे की है, लेकिन रेलवे की तरफ से कोई मदद नहीं की गई। ममता के इस आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इसे ममता सरकार की नाकामी करार दिया और कहा कि इस तरह रेलवे पर आरोप लगाना गलत है। कांग्रेस नेता संतोष पाठक भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या खबर मिल रही है आपको? हम बहुत पहले से यहाँ पे हैं और अभी जो बहुत पैथेटिक है, ये गवर्नमेंट का पूरी फेलियर हम गए हैं। पहले हम जब आए तो उस समय कोई हताहत की खबर नहीं थी, इसलिए हमने ये कहा कि भाई समय पे फायर ब्रिगेड चला, लेकिन बाहर के लोग जाके अंदर मरे हैं, फायर ब्रिगेड के लोग, पुलिस के लोग, RPF के लोग। तो ये दुर्भाग्यजनक है और ये इसको सरासर ये बोला जाएगा
कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है फेलुअर है। अगर ये गवर्नमेंट फेलुअर नहीं रहती तो बाहर के लोग जो फायर ब्रिगेड के लोग थे वो जाके नहीं मरते। बॉडी जो है देखने लायक नहीं है, छाई हो गई, इतना ज़्यादा वो जला हुआ बॉडी है कि वो उठाने लायक नहीं है। चादर में वो लोग जो हैं कैसे भी भर के लोग लेके जा रहे हैं। उत्तराखंड में सियासी हलचल के बीच राज्य के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बीती रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां दोनों के बीच बैठक हुई। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अनिल बलूनी से उनके घर पर मुलाकात की थी। विक्रांत यादव की खबर के मुताबिक राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी उथल पुथल होने लगी है और मुख्यमंत्री बदलने की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। आपको बता दें कि कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री की कार्यशैली और कुछ दूसरे मुद्दों पर नाराजगी जताई है, जिसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपना पक्ष रखने पहुंचे। इस बीच ये भी खबर आई कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थक 7 विधायक भी दिल्ली पहुंचे। इतना ही नहीं, आज दोपहर के बाद उत्तराखंड विधानमंडल की बैठक भी हो सकती है। हालांकि बीजेपी नेता मुन्ना सिंह चौहान ने ऐसी बैठक होने की खबरों को नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी में कंसल्टेशन की प्रोसेस निरंतर चलती रहती है। ये पूरी तरीके से गलत है कि किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी सरकार या मुख्यमंत्री जी को लेकर के हैं। मुख्यमंत्री जी सुबह 10-11 बजे के दरमियान देहरादून वापस जाएंगे। अपने केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के लिए हर स्टेट के जो माननीय मुख्यमंत्री गण हैं वो आते रहते हैं। हमारा स्टेट तो इतना नज़दीक है कि हम आधे घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो इसलिए हमारे कभी कभी मंत्रीगण आ जाते हैं केंद्रीय मंत्रियों से काम कराने के लिए। सीएम साहब अगर केंद्र ने कभी बुलाया तो उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं। इसलिए कोई तकलीफ नहीं है, दिक्कत नहीं है, सब सामान्य है, ऑल इज़ वेल। परिवर्तन तो हमेशा सही समय पर होना चाहिए। मेरी अपनी राय में ये सही समय नहीं है, क्योंकि चुनाव एकदम सर पर आ चुका है, सब कार्यप्रणाली हो रही है और अभी इतने दिनों तक वो सभी कुछ बर्दाश्त करते रहे। अब अचानक कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं घटी। महाशिवरात्रि से पहले हरिद्वार में अखाड़ों की पेशवाई निकालने का दौर शुरू हो गया। हरिद्वार में महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई धूमधाम से निकाली गई, जिसकी शुरुआत शहर के दशेश्वर मंदिर से हुई। पेशवाई की अगुवाई अखाड़े के नागा साधुओं ने की। घोड़ों पर सवार नागा साधुओं के पीछे कुछ साधु धर्म पताका लेकर चलते रहे, जिनके पीछे अखाड़े के सबसे वरिष्ठ संत रथों में सवार होकर निकले। दिखाया जाता है कि किस अखाड़े की कितनी ताकत है, क्या शान शौकत है, और यही तस्वीरें महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई में भी महाकुंभ के इस मेले में नजर आ रही है। अखाड़े में नागा साधुओं को धर्म रक्षक कहा जाता है, जिनकी लंबी टोली पेशवाई में शामिल हुई। हिंदू रक्षक कहा जाता है, धर्म रक्षक फौज नागा साधुओं को कहा जाता है, जिनकी अगुवाई में महानिर्वाणी अखाड़े का ये पेशवाई जो है वो फिलहाल चल रही है। उत्तराखंड में होने वाले कुंभ के लिए लोगों का उत्साह भी खूब देखने को मिला। पेशवाई के स्वागत के लिए जगह जगह इंतजाम किए गए। बड़ी संख्या में आम लोग भी साधुओं के पीछे चलते दिखे। लोगों को कुंभ में बुलाने के मकसद से उत्तराखंड के प्रादेशिक नृत्य और संगीत का भी इंतजाम किया गया। हम अपने उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में पूरी दुनिया को अवगत कराना चाह रहे हैं कि आप लोग भी आइए और उत्तराखंड की संस्कृति से परिचित होइए। हरिद्वार में कुंभ का अगला स्नान 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन होगा। कोलकाता के स्ट्रैंड रोड पर आपको बता दें कि न्यूज 18 इंडिया ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एक जांबाज महिला अफसर छंदा मजुमदार सेजवानी से खास बातचीत की। छंदा मजुमदार स्पेशल सेल की टेक्निकल विंग में आतंकी गतिविधियों पर नजर रखती हैं। कई खूंखार आतंकियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में इनकी सूझबूझ और तेज दिमाग ने इन्हें स्पेशल सेल की तेज तर्रार महिला अधिकारी के तौर पर पहचान दिलाई। जैश, लश्कर, हिज्ब, IM, ISIS जैसे आतंकी संगठनों की रीढ़ की हड्डी तोड़ चुकी छंदा मजुमदार बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान भी मौजूद रही और गिरफ्तार आतंकियों के खिलाफ पुख्ता तकनीकी सबूत जुटाए। हमारे साथ बात करने के लिए छंदा मजुमदार सेजवानी मैडम हैं, जिनसे हम बात करेंगे। पहली बार कैमरे पर स्पेशल सेल की कोई महिला अफसर आ रही हैं। कितना टफ था स्पेशल सेल में 18 साल का आपका सफ़र? देखिए, टफ तो था, बट इट बिकेम माई पैशन वंस आई स्टार्टेड वर्किंग हियर। एक बार काम शुरू किया जब, पहले कोई अंदाज़ा नहीं था किस काम के लिए मैं
एक्चुअली जा रही हूँ, लेकिन जब टेररिज्म पे काम करना शुरू किया देन दिस वर्क बिकेम माय पैशन और हमने अपना पूरा दिया और 2002 ऑनवर्ड्स मैं इनके साथ हूँ और टेक्निकली असिस्ट कर रही हूँ। जितने बड़े ऑपरेशंस, बड़े छोटे हर तरीके के जितने टेररिज्म के ऑपरेशंस हुए उन सब में हमारा योगदान रहा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी में धमाके के वीडियो वायरल होने के बाद विशेषज्ञों की टीम वहां जांच के लिए पहुंच गई। नदी के त्रिवेणी घाट पर पिछले कई दिनों से हो रहे धमाकों में इलाके में दहशत मचा रखी है, जिसके कई वीडियो वायरल भी हुए हैं। और ऐसे ही एक वीडियो में घाट के किनारे एक के बाद एक धमाके होते नजर आए। ऐसा कैसे? दूर से देखने पर ऐसा लगा जैसे कि वहाँ कोई पटाखे जला रहा हो। धमाकों के साथ ही वहाँ से चिंगारियां भी उठती दिखी। ये है क्या चीज? वहीं दूसरे वीडियो में घाट में जगह जगह से धुआं उठता नजर आया। इसके बाद विशेषज्ञों की एक टीम वहां पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। टीम के अधिकारियों ने सबसे पहले घाट का मुआयना किया और नदी के पानी और मिट्टी के सैंपल भी लिए। वो इसकी वजह तो साफ नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने धमाकों के बाद भूकंप आने की अफवाहों को पूरी तरह खारिज कर दिया। हमने वो कलेक्ट कर लिए हैं, उनकी स्टडी जल्दी हो जाएगी। घाट के जिन हिस्सों में धमाके हुए वहां प्रशासन ने लोगों के नहाने पर भी रोक लगा दी। जम्मू कश्मीर में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या समुदाय के लोगों की स्क्रीनिंग और उनके दस्तावेजों की जांच पड़ताल शुरू होने के बाद हड़कंप मच गया है। जांच शुरू होने के बाद कई रोहिंग्या अपनी बस्तियों से लापता भी हो गए, जिन्हें पुलिस ने ढूंढ निकाला और आगे की कार्रवाई के लिए रोहिंग्या की बस्तियों में पहुंचकर उनकी जानकारियां जुटाना शुरू कर दिया। ये भी खबर है कि 150 से ज्यादा लोगों को निगरानी के लिए उन्हें एक सेंटर में रखा गया है। जम्मू कश्मीर में रह रहे रोहिंग्यों की स्क्रीनिंग शुरू होने के बाद हड़कंप मच गया है। कई रोहिंग्या अपनी बस्तियों से लापता हो गए हैं। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करके को ढूंढ निकाला है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने सरकार से रोहिंग्या के साथ मानवीय आधार पर ही कार्रवाई करने की अपील की। यूनाइटेड नेशंस का एक रेफ्यूजीज का चार्टर है, उस पर काम करना चाहिए और इंसानियत के तरीके से बिहेव करना। म्यांमार के मेंडले शहर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें सुरक्षा बल के जवान एक निहत्थे प्रदर्शनकारी के खून के प्यासे दिखे। म्यांमार में बंदूक के बल पर एक महीने से राज करने में जुटी सेना बर्बरता करने से बाज नहीं आ रही। अपना रास्ता साफ करने के लिए वो 50 से ज्यादा लोगों की जान भी ले चुकी है। लेकिन इस बार सेना की काली करतूतों की गवाही देता एक वीडियो दुनिया के सामने आ गया, जिसमें सुरक्षा बल के जवान एक अधमरे प्रदर्शनकारी को भी पीटते हुए नजर आए। एक जवान तो जमीन पर निढाल पड़े उस शख्स को बुरी तरह लाते मारता भी दिखा। सुरक्षा बल की इस हरकत को देखकर पास की बिल्डिंग में मौजूद एक आदमी का खून भी उबल गया। लेकिन सेना और पुलिस के जवानों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। तब भी सुरक्षा बल का एक जवान उसे सड़क पर घसीटता नजर आया। दिल्ली पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। दिल्ली पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ा। आरोप है कि ये लॉकडाउन से अब तक 150 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी कर चुके हैं। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह के सदस्य हरियाणा के मेवात के रहने वाले हैं और ये दिल्ली, राजस्थान और यूपी में चोरी कर फिर मेवात लौट जाते थे। पश्चिम बंगाल की पूर्व मंत्री और नंदीग्राम से बीजेपी प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वो नंदीग्राम विधानसभा सीट से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। पहलवान बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में अपना बजट पेश किया, जिसमें 400 करोड़ का फंड बाला साहेब ठाकरे स्मारक को दिया गया। इसके अलावा बजट में ये भी तय हुआ कि मुंबई में नदियों को फिर जिंदा करने के लिए 1500 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च की जाएगी। हरियाणा सरकार पर दिल्ली को कम पानी मुहैया करवाने का आरोप लगाते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने इस मामले में हरियाणा की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। यमुना नदी में जितना पानी हरियाणा को कानूनी तौर पे छोड़ना होता है, उतना पानी यमुना में हरियाणा नहीं छोड़ रहा है। बीजेपी ने राघव चड्ढा के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया। पिछले 6 सालों में आपने बहुत सारी घोषणाएं की थी, क्या आपने उस दिशा में कोई एक भी कदम उठाया है? राजस्थान में विधायकों को कोरोना की वैक्सीन लगाने की शुरुआत कर दी गई। हालांकि अभी उन्हीं विधायकों को ही टीका लग रहा है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। कुछ
गुजरात के परिवार ने अपने बेटे धैर्य के इलाज में मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी से अपील की। महिसागर जिले के रहने वाले इस परिवार ने बताया कि उनके बेटे धैर्य को एक गंभीर बीमारी है और उसके इलाज के लिए अमेरिका से इंजेक्शन मंगवाना होगा। अमेरिका से मंगवाए जाने वाले इस टीके की कीमत 22 करोड़ रुपए है, जिसके लिए उन्होंने केंद्र से मदद की गुहार लगाई है। तो सरकार और पूरे भारत से हमें मदद चाहिए, जल्दी से जल्दी, हमारे पास समय भी कम है। अफ्रीकी देश इक्वाटोरियल गिनी ने अपने यहाँ सेना के एक अड्डे पर हुए सिलसिलेवार धमाकों से दहल उठा। इस दर्दनाक हादसे में 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 600 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। क्योंकि बाटा शहर में सेना के अड्डे में हुए धमाके इतने ताकतवर थे कि कई मील दूर से ही आसमान में घने काले धुएं का गुब्बार नजर आने लगा। आसपास की बस्तियां उजड़ गई। जहां लोगों का बसेरा हुआ करता था, वहां ही उनकी लाशें बिछ गई। जो थोड़े खुशकिस्मत थे वो तो बच गए, लेकिन धमाकों ने उन्हें भी लहूलुहान कर दिया। एक पल पहले जो लोग अपने आशियाने में चैन से बैठे थे, अगले ही पल उनके सिर से छत छिन गई। एक झटके में कुछ दूध मुहे बच्चे अनाथ हो गए। बताया गया कि मिलिट्री बेस में डायनामाइट के रखरखाव में लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से एक के बाद एक ऐसे जोरदार धमाके हुए कि कई लोग मौत की नींद सो गए। चंडीगढ़ में किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर अकाली दल ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और विधानसभा के बाहर खूब हंगामा किया। ये सियासी बवाल तब हुआ जब सदन में राज्य का बजट पेश किया जाने वाला था और इससे पहले विधानसभा के बाहर अकाली दल ने किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पार्टी के विधायक नारे लगाते हुए बैनर और पोस्टर के साथ विधानसभा में जाने लगे, लेकिन उन्हें बैरिकेडिंग की वजह से बाहर ही रुकना पड़ा। फिर क्या था, उन्होंने पुलिस की परवाह नहीं की और बैरिकेड हटाने की कोशिश करने लगे। ये देखते ही पुलिस वालों ने उन्हें रोका, लेकिन प्रदर्शनकारी कहां मानने वाले थे। उन्होंने आव देखा न ताव और पुलिस वालों से भिड़ गए। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने बैरिकेड को धक्का दिया और आंधी की तरह विधानसभा की ओर बढ़े। लेकिन पुलिस वालों ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो पूरी तैयारी से आए थे, क्योंकि जैसे ही अकाली दल के लोग आगे बढ़े, पानी की तेज धार ने उनका रास्ता रोक दिया और वो तितर-बितर होने लगे। इससे पहले अकाली दल के विधायकों ने इस मुद्दे पर विधानसभा के बाहर धरना दिया और जमीन पर बैठकर खूब नारे लगाए, जिसके बाद पुलिस ने पहले उन्हें समझाया और जब वो नहीं माने तो धरने पर बैठे लोगों में कई को जबरदस्ती वहां से उठाया जाने लगा, जिसकी वजह से उनकी पुलिस वालों से हल्की झड़प भी हुई। 3 दिन पहले अकाली दल के सभी विधायकों को बजट सत्र के बाकी समय के लिए निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहे मुख्यमंत्री के भाषण में रुकावट डाली थी। यही वजह रही कि जिस दिन सदन में बजट पेश होना था, उस दिन अकाली दल के विधायक सदन के बाहर जुटे और उन्होंने किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठाया। हालांकि सदन के बाहर हंगामे के बीच पंजाब सरकार ने विधानसभा में जो बजट पेश किया, उसमें किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया गया। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने सदन में कैप्टन सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया, जिसमें घोषणा की गई कि पंजाब में 1 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। कैप्टन सरकार के ऐलान के मुताबिक किसानों का 1100 करोड़ से ज्यादा का कर्ज माफ होगा। साथ ही वो मजदूर जिनके पास खेत नहीं है, उनका 526 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने की भी घोषणा की गई। इसके अलावा राज्य सरकार ने इस बार के अपने बजट में किसानों को मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया। कैप्टन सरकार ने अपने इस बजट में किसानों के लिए कामयाब किसान खुशहाल पंजाब नाम की योजना शुरू करने का ऐलान भी किया। बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार आग बबूला हो गए। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान नीतीश कुमार अचानक भड़क गए। विधानसभा में विपक्ष के एक सदस्य के सवाल पूछने पर नीतीश अचानक उठे और विधायक को नियम समझाने लगे। आप जरा नियम जानो। हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए। लेकिन बात करते करते नीतीश का पारा ऐसा चढ़ा कि उन्होंने एमएलसी को फटकार लगानी शुरू कर दी। हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? ये भी कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कोई? जवाब में आरजेडी के एमएलसी सुबोध कुमार ने सदन में सीएम का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। सीएम आएंगे तो हम बहिष्कार करेंगे। सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी सविता कोविंद को कोरोना का टीका लगाया गया। उन्हें दिल्ली में सेना के आरआर अस्पताल में कोरोना की पहली डोज दी गई। हिमाचल प्रदेश के नारकंडा समेत कई इलाकों में बर्फबारी हुई, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई।
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्होंने कुछ दिनों के लिए खुद को सभी से अलग कर लिया। गुजरात के राजकोट से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां एक ऑटो रिक्शा ने स्कूटर पर बैठे दंपति को जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें ऑटो रिक्शा सड़क पर जा रहे दंपति को टक्कर मारता हुआ दिखाई दिया। वीडियो में यह भी नजर आया कि ऑटो रिक्शा का ड्राइवर स्कूटर से आगे निकलने की होड़ में था और इसी दौरान उसने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उस पर बैठे दोनों पति पत्नी जमीन पर गिर गए। टक्कर लगने के बाद पति तो उठकर खड़ा हो गया, लेकिन पत्नी भी सड़क पर ही गिर गई और इस दौरान वो दूसरे ऑटो के नीचे आते आते बाल बाल बच गई। तस्वीरें गुजरात के राजकोट की दिखा रहे हैं, जहां पर यह भयंकर हादसा हुआ और ऑटो रिक्शा का ड्राइवर स्कूटर से आगे निकलने की होड़ में था और इसी दौरान उसने जोरदार टक्कर मारी, जिससे उस पर बैठे ये पति पत्नी जमीन पर गिर गए। टक्कर लगने के बाद तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि पति तो उठकर खड़ा हुआ, लेकिन पत्नी बीच सड़क पर ही वहां पर गिरी रही। लेकिन गनीमत ये रही कि सामने से आते दूसरे ऑटो के नीचे वो आने से बाल बाल बच गई।